आज से तकरीबन 52 साल पहले एक जहाज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज एंडीज में सीधा जाकर टकराया था। हैरत की बात यह थी कि प्लेन के टकराने के बाद फौरन कहीं गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिल बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज का ना मलबा मिला और ना ही कोई डेड बॉडीज, तो अथॉरिटीज को ये बात समझ में आ गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर देने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ मीडिया पर अगले चंद रोज प्लेन क्रैश की खबरें चलती रही और इसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल होने लगा। लोग इस हादसे को भूल चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीनों के बाद एग्जैक्टली 72 डेज अथॉरिटीज को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। इसका मतलब था कि प्लेन क्रैश में अब भी कोई जिंदा बचा है, और अगर है तो कैसे इन एक्सट्रीम कंडीशन में 2.5 महीने सर्वाइवल किया। आइए जानते हैं। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका की यूरुग्वे से एक छोटा सा चार्टर्ड जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज चिली के कैपिटल सेंटियागो के लिए जा रहा है। टोटल में 40 पैसेंजर्स थे और 5 क्रू थे। ये उड़ान कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सेंटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटों का वक्त लगता है, लेकिन रास्ते बीच में आती है बड़े एंडीज पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यही पाई जाती है। यही खूबसूरत पहाड़ियाँ हमारे आज की कहानी में पैसेंजर्स के लिए एक मुसीबत होने वाली है। इसी दिन इस पहाड़ों में एक तूफान आने की वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ान की कोशिश करेंगे, और अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में प्लेन को रात के लिए लैंड करवा दिया जाता है। अगले दिन जब पायलट्स मौसम को साफ देखते हैं तो उड़ान की तैयारी शुरू करते हैं। 13 अक्टूबर साल 1972 को दोबारा से टेक ऑफ करते हैं। अगले 1 घंटे में ये सफर बहुत सुहाना होता है। इसके बाद फिर बादल के एक मोटे चादर ने इन पहाड़ों को ओढ़ा। पायलट्स जहाज को डिसेंड करते हैं। वो नहीं जानते थे कि इस वक्त कहाँ है, क्योंकि बादल की वजह से पायलट्स को कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही जहाज नीचे आया तो एक स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस देखने को मिला। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगा। चारों तरफ बादल ही बादल थे, कुछ दिखाई नहीं देता। एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर देखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक आ रहे हैं। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स को रियलाइज होता है कि इनके सामने बहुत करीब बहुत बड़ी पहाड़ी है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाज पहाड़ के बहुत करीब था। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगाते हैं अल्टीट्यूड गेन करने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज का टेल पहाड़ से टकरा जाता है। प्लेन का जो पूरा रेयर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। 3 पैसेंजर उसके साथ उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और प्लेन का अब सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। ये उस ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। प्लेन की सीट्स भी प्लेन से अलग होकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट भी पूरी तरह क्रश हो जाता है और पायलट्स फौरन मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में 3,570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। 45 लोगों में से अब सिर्फ 33 लोग जिंदा बचे हैं। ये किसी भी तरीके से इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जख्मी थे और कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। ये दर्दनाक कहानी तो बस अब शुरू होती है दोस्तों। इन सर्वाइवर्स के साथ आगे हुआ क्या, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। 2 लोग इस क्रैश में बिल्कुल सेफ थे, इसलिए वो और जख्मियों की मदद करने लगते हैं।
दूसरी तरफ इस प्लेन गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस ऑपरेशन में 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज का कलर वाइट था और ये ऐसी जगह क्रैश किया था जहां चारों तरफ वाइट स्नो आइस थी। बर्फीली पहाड़ों में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर 1972 की रात को 5 जख्मी पैसेंजर सर्वाइवल नहीं कर पाते और अब सर्वाइवल का नंबर 28 पर आ गया। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन का बचा कुछ बॉडी को बतौर शेल्टर इस्तेमाल किया। प्लेन के पीछे हिस्से को बंद करने के लिए प्लेन के सीट्स और लगेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ठंड से बचे और अंदर ये गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर 1972 अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वाय से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। उस दिन सर्वाइवल के ऊपर 3 और जहाज गुजरते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते। दिन गुजरते गए लेकिन रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया, इसलिए वो अपने आप को ठंड से बचने के लिए सीट्स में लगे गद्दियों से अपने लिए स्नो शूज और सीट कवर को भी सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इनमें बहुत से लोगों ने बर्फ नहीं देखी थी क्योंकि ये ज़्यादातर कोस्टल रीजन के थे और अब अचानक -30 डिग्री सेल्सियस ठंड और इतने हाई अल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के ये यहाँ किसी भी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 1972 क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि 8 दिन में कोई इस खतरनाक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता और 142 घंटों की सर्च ऑपरेशन को फाइनली बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सर्वाइवर्स के हाथ एक रेडियो ट्रांजिस्टर लगता है। ये रेडियो ऑन करने की कोशिश करते हैं और ऑन करते ही क्रैश के 11 दिन बाद इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन को कैंसिल किया जा चुका है। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को सख्त खाने की कमी महसूस हुई। उनके पास शुरू ही से खाना नहीं था। उनके पास हॉट चॉकलेट बार, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राई प्लम्स, डेट्स, बादाम का डिब्बा वगैरह था। क्रैश के दिन से ये लोग इन चीज़ों को बहुत थोड़ा खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन ये सब करना काफ़ी नहीं था क्योंकि खाना अब भी ख़त्म होने लगा था। यहाँ इस जगह में कोई दरख्त पौधे नहीं थे, कोई जानवर नहीं थे जिन्हें मानकर ये खा सके। खाना अब बिल्कुल ख़त्म था। कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स को ही खाना शुरू कर दिया, जैसे सीटों के कॉटन और सीटों के लेदर को खाने लगते हैं, लेकिन इससे वो बीमार पड़ गए। इसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था तो इन सर्वाइवर ने कुछ ऐसा किया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए इन मुर्दा बॉडीज को खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये फैसला बिल्कुल इतना भी आसान नहीं था क्योंकि मरने वाले इनके दोस्त, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स थे। तो बहुत ने इनको खाने से मना किया, लेकिन जब 2 दिन और गुजरे तो उन्होंने भी इंसानों के मीट खाना शुरू किया। 29 अक्टूबर 1972 क्रैश के 16 दिन बाद इन सर्वाइवर्स पर एक और मुसीबत आ गिरी। अचानक एक एवलांच आ गया जिससे प्लेन के अंदर बर्फ जम गया। आठ लोग इस एवलांच में मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। ये 19 लोग अगले 3 दिन तक इस जहाज में फंस कर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस आते हैं जब मौसम साफ होता है। अब ये बच्चे कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि अब इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो भी करना होगा खुद से करना होगा जिंदा रहने के लिए। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पहाड़ के उस पार जाकर खुद के लिए खाना पानी वगैरह ला सके। इसलिए ये लोग 3 आदमियों को चूज करके उनको ज़्यादा खाना राशन दिया जाता है और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाते हैं क्योंकि ये पैदल चलकर बाहर निकलेंगे मदद ढूंढने के लिए। 11 दिसंबर 1972 क्रैश के 59 दिन बाद एक एवलांच आकर मजीद 3 जिंदगियां बहा जाता है। बचे हैं अब सिर्फ 16। अगला दिन 12 दिसंबर क्रैश के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ये 3 बहादुर निकल पड़ते हैं पहाड़ को पार करने के लिए। बिना माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रेनिंग के और बगैर किसी स्किल के ये पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं। इतनी हाइट पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसके अलावा इनके पास नक्शा नहीं था, कंपास नहीं था। इन सब मुश्किलों के बावजूद वो आगे बढ़ रहे थे।
4 दिन मुसलसल बगैर रुके ये पैदल सफर करते हैं। आखिरकार चौथे दिन की सुबह ये पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इनको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ दिखने लगते हैं। एक शख्स को वापस भेजने का फैसला लेते हैं और बाकी 2 आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर 1972 वो वापसी का रास्ता ले लेता है, जो बहुत ही आसान रास्ता होता है क्योंकि ये सारा डाउन हिल था। 1 घंटे के अंदर क्रैश साइट पर वापस पहुंच जाते हैं। इस पहाड़ी को चढ़ने में 3 दिन लगे थे और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। वो बाकी दोनों आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते रहते हैं। 1 घंटे बाद वो पहाड़ी की पीक पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिख रहा था। ये दूर दूर तक देखने की कोशिश करते हैं और दूर 2 पहाड़ियाँ इन्हें देखते हैं जहाँ पर बर्फ नहीं था। ये दोनों कई दिन तक उसी डायरेक्शन की तरफ हाइकिंग करते रहते हैं और फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं जहां इन्हें एक नदी बहती दिखाई देती है। ये नदी के डायरेक्शन की तरफ बढ़ते रहते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। 9 दिन लगातार चलने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। ये दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए नदी के किनारे आराम करने लगे। इतने नदी के उस पार एक आदमी घोड़े पर सवार दिखाई देता है। ये चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही थी। वो घुड़सवार इन्हें बाई चांस देख लेता है और पानी की शोर की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कागज को पत्थर में लपेटकर इनकी तरफ फेंकता है। उन्होंने जल्दी अपना पैगाम लिखकर घुड़सवार की तरफ वापस फेंक दिया। वो इस नोट को पढ़ता है तो शॉक हो जाता है। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। वो घोड़े को अगले 10 घंटे तक दौड़ाने लगता है। फाइनली जब ये पहुंचते हैं तो ये खबर अथॉरिटीज को दी जाती है। ये दोनों इन 10 दिनों में 61 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर बहुत थक चुके थे और ये अपना बॉडी वेट भी आधा से ज्यादा खो चुके थे। अथॉरिटीज को खबर मिलते ही हरकत में आ गई और 3 हेलीकॉप्टर्स इन बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने भेजती हैं। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के पूरे 70 दिन बाद वो हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली सर्वाइवर्स को बचाने के लिए पहुंचते हैं। टोटल में यहाँ 16 सर्वाइवर्स रेस्क्यू किए जाते हैं। ये दिल दहलाने वाली कहानी सही मायनों में एक अनबिलीवेबल थी। वीडियो पसंद आए तो मैंने कई और ऐसी वीडियोस बनाई है प्लेन क्रैशेस की कहानियों पर, जैसे ये वाला जो पाकिस्तान का भयानक प्लेन क्रैश था। जाकर देखिए, मैं वहीं पर मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।